हेलो एवरीवन, मैं रवि एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आप सभी पता हम लोग क्या कर रहे थे, सीयूटी का पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे थे। इसमें से हम लोग सबसे पहले आपको याद होगा तो हम लोग सबसे पहले क्या किए थे सर, सीयूटी का बायोडोमेन का सिलेबस देख लिए थे, है ना, कि कौन कौन से पोर्शन हमको पढ़ने हैं, कौन कौन से एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये भी बात किए थे उसी सिलेबस वाले वीडियो में कि हमको कौन से टॉपिक को ज्यादा प्रीफर करना चाहिए जहां से क्वेश्चन मोस्टली बनते हैं। ठीक है, ये चीज हम आई होप कि आप लोग वो वीडियो देख लिए होंगे। फिर हम लोग लास्ट ईयर का यानी कि सीयूटी 2024 का इंपॉर्टेंट जो पीवाईक्यू क्वेश्चन था, पीवाईक्यू क्वेश्चन कर लें या फिर जो अपना पेपर था ना 2024 का, उसको हम लोग सॉल्व कर लिए थे। आई होप कि वो वाली वीडियो भी देख लिए होगे आप लोग। फिर साथ में हम लोग एक डेमो क्लास भी देख लिए थे कि ये भी चीज जान लो कि भैया हमको किस तरह से पढ़ने हैं, है ना। पढ़ना तो सब चीज है, 12 का पोर्शन पढ़ना है। अब उस 12 का पोर्शन में हमको क्या चीज को कितना डीपली पढ़ना है, कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लाइन है जहां से ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, वो हम लास्ट वाले वीडियो में हम लोग देखे थे। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे, जिस तरह आप लोग से वादा किए थे, आज की क्लास में हम लोग मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये अपना पीवाईक्यू का कह लो या फिर मॉडल पेपर का एक सीरीज है ना, एक सीरीज है, एक सीक्वेंस है। इस सीरीज में हम लोग टिल जब तक सीयूटी एग्जाम ना हो जाए तब तक हम लोग यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन एमसीक्यू के माध्यम से सॉल्व करने वाले होंगे। और सारे एमसीक्यू, इसमें एक खासियत बात ये होगी कि सारे एमसीक्यू मिक्स टॉपिक से उठाए गए हैं। ये ऐसा नहीं कि बस एक ही टॉपिक से आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिला। यहाँ पे हम सभी टॉपिक से क्वेश्चन उठाए हैं और हर टॉपिक जो जहां जहां से क्वेश्चन उठाए वो टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वही क्लास आज हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पे जो भी हम लोग 20-30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टॉपिक से मिक्स क्वेश्चन है। आई होप कि सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगेंगे, है ना, यहाँ सारे इंपॉर्टेंट है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त होगी कि क्लास में पेन पेपर फोकस लेके बैठेंगे, जिससे पूरी कंसंट्रेशन आपकी क्लास पे रहे। और यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप अपने कॉपी में उसको सॉल्व करते चलिएगा। और यहाँ पे जो भी नया एक टर्मिनोलॉजी आ जाए या फिर ऐसे क्वेश्चन जिसका आपका आंसर नहीं पता है, वो क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, अपने कॉपी में उसको नोट कर लीजिएगा। आपको पहले दिन भी बताया था, जिस दिन हम लोग सिलेबस डिस्कस कर रहे थे, कि आप हमसे पढ़ रहे हो या फिर किसी से ही पढ़ रहे हो तो आप एक सेपरेट सा सीयूटी का कॉपी बनाइए। उस सीयूटी कॉपी में जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, जहां भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी दिख रहा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक का एक्सप्लेनेशन दिख रहा है, सारा चीज उस कॉपी में अपने नोट करते रहिए, स्पाइरल वाली कॉपी में। और यकीन मानिए कि जब आप एग्जाम देने जाओगे उस समय तक आपके पास अच्छी खासी एक नोट्स बन जाएगी सीयूटी बायो की। उसी तरह आप लोग अदर सब्जेक्ट का भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए बिना ज्यादा टाइम डिले ना किए हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपका, ये जो भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे सारे के सारे आपके क्वेश्चन बाइलैंग्वेज के फॉर्म में मिलेंगे, है ना, बाइलैंग्वेज के फॉर्म में मिलेंगे। इसको फ्लैजिलेटेड कर लीजिएगा, है ना, इसको फ्लैजिलेटेड कर लीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या क्वेश्चन दे रहा है, ध्यान देना कि फ्लैजिलेटेड मोटाइल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर कॉल्ड। क्या पूछ रहा है सर, फ्लैजिलेटेड गतिशील अलैंगिक प्रजनन संरचना कहलाती हैं। फ्लैजिलेटेड मतलब ये होगा सर, फ्लैजिलेटेड की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है सर, फ्लैजिलेटेड की बात की जा रही है। यानी कि बॉडी में क्या होंगी, फ्लैजिला होंगी, जिसके माध्यम से इसकी बॉडी क्या हो जाएंगी, मूवमेंट करेंगी, है ना, मूवमेंट करेंगी। साथ ही साथ इसके पास मोटाइल स्ट्रक्चर भी पाया जा रहा है, मोटाइल स्ट्रक्चर भी पाया जाता है। इसका मतलब ये होगा सर, मोटाइल यानी कि ये मूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखेंगे, मूव करने के लिए, हिंदी में लिख लीजिए, मूव करने के लिए, के लिए रिस्पॉन्सिबल रखते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना सर। यहाँ पे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की गई है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में याद आ रहा होगा, लास्ट क्लास में ही हम लोग डिस्कस किए थे, जब भी ए सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे गैमिट का फॉर्मेशन नहीं होता है, गैमिट का फॉर्मेशन नहीं होता है। फिर आप क्या बता सकते हो सर, गैमिट नहीं बनता, यहाँ पे सिंगल बॉडी पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है, सिंगल पेरेंट बॉडी, है ना, सिंगल पेरेंट बॉडी की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो ये चीज भी आप यहां से ध्यान रख सकते हो। ठीक है, अब इससे क्या आता है, सिंगल पेरेंट अपने जैसे एक और नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम लोग ऑफस्प्रिंग, है ना, ऑफस्प्रिंग या फिर हम लोग क्लोन के नाम से जानते हैं, है ना, क्लोन के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है सर, इसमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि फ्लैजिलेटेड होता है, मोटाइल होता है, लेकिन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए उसके पास रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे हम बताएंगे सर, मेगा स्पोर, एप्लेनोस्पोर, जू स्पोर या फिर
माइक्रोस्पोर। यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सर जू स्पोर। क्या हो जाएगा सर? जू स्पोर। ये जू स्पोर में क्या होता है सर? यहाँ पे जू स्पोर में फ्लैजिला पाई जाती है, एक फ्लैजिला छोटी और एक फ्लैजिला लंबी होती है, जिससे ये मूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं। तो ये बात आप यहाँ से ध्यान में रखना, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। जितने लोग ए का सी बता रहे हैं उन सभी का ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा कि सर मेरे इतने क्वेश्चन करेक्ट हो गए लास्ट में, ठीक है। और फिलहाल के लिए अभी आप उसी कॉपी में एक छोटा सा मार्क लगाते चलिए, सर मेरे एक क्वेश्चन करेक्ट हो गए, 2 क्वेश्चन करेक्ट हो गए, 3 क्वेश्चन करेक्ट हो गए। इस तरह अपने क्वेश्चन में इसको कॉपी में इसको मार्क लगाते चलिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक क्रॉस बिटवीन द 2 टॉल प्लांट। 2 टॉल प्लांट है, उनके बीच में क्रॉस कराई जाती है और रिजल्ट क्या बनेगा? ऑफ स्प्रिंग जो होगा वो डॉर्फ प्लांट बनेगा। 2 लंबी लंबी पौधे हैं, है ना, टॉल प्लांट है, उसको क्रॉस कराया जा रहा है तो एक ड्रॉप प्लांट का फॉर्मेशन हो जा रहा है। रिजल्ट ये मिल रहा है। व्हाट वुड बी द जीनोटाइप ऑफ द बोथ पेरेंट्स? बोथ पेरेंट्स का जीनोटाइप क्या हो सकता है ना? तो हो सकता है वो एक कैपिटल टी स्मॉल टी वाला हो, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला हो, तभी तो मिला है कैपिटल टी और स्मॉल टी। या फिर यहां से बात कर लें कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, है ना, ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या हो सकता है सर? ड्रॉप प्लांट बना तो हो सकता है इसका जो जीनोटाइप होगा वो कैपिटल टी और स्मॉल टी का हो, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला हो, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि हेट्रोजाइगस हो, इसको क्या बोलते हैं भैया? इसको हम बोलते हैं हेट्रोजाइगस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखना हेट्रोजाइगस में। तो इसका जो ऑफ स्प्रिंग बना है वो कैसा बना है सर? इसका जो ऑफ स्प्रिंग बना है ड्रॉप बना है, इसका जो ऑफ स्प्रिंग बना है ड्रॉप बना है, यानी कि बोना प्लांट बना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो पेरेंट जीनोटाइप होगा वो कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी वाला होगा, तभी जाके यहाँ पे स्मॉल टी वाला स्ट्रक्चर आपको देखने को मिला है, ठीक है। बात समझ में आई? चलो आगे देखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका अपना करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है ऑप्टिमम इज ऑब्टेन फ्रॉम। क्या याद करो, ये देखो हर क्वेश्चन कहीं ना कहीं से लिया गया है, मिक्स क्वेश्चन आपको इसलिए बताया जा रहा है। ऑप्टिमम जो अफीम है ये कहां से प्राप्त किया जाता है? तो ऑप्टिमम, इसको थोड़ा सही करना, ये रैपलर नहीं है, पेपवर है ना। पेपवर सोमनीफेरम, कैनाबिया सटाइवा, इरेथ्रोजाइलम कोका, धतूरा मेल्टा, है ना। तो यहाँ कहां से ऑब्टेन किया जाता है सर इसको? ऑफिमम या फिर अफीम कहां से ऑब्टेन किया जाता है? तो ये ऑब्टेन किया जाता है सर पेपेवर सोलेनम, है ना। पेपेवर सोलेनम से अफीम की प्राप्ति की जाती है, अफीम का फॉर्मेशन यानी कि ऑब्टेन किया जाता है। तो यहाँ पे जितने लोग ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो, सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगर आपके क्वेश्चन करेक्ट हुए तो आपने कमेंट अपने कॉपी में इसको एक मार्क लगा लीजिएगा, सर मेरा 3 क्वेश्चन अभी आप सॉल्व कराए हो और तीनों क्वेश्चन मेरे अभी तक क्या हो चुके हैं? करेक्ट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज नॉट सोर्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस। क्या बात कर रहे हैं सर? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस की बात कर रहे हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं सर? मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से जानते हैं, जो कि क्या करता है? डीएनए के फ्रेगमेंट को, है ना, डीएनए के फ्रेगमेंट्स को कट करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है, कट करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है। तो ये बात आप ध्यान रखना रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस में। तो क्या पूछ रहा है सर? देखो कभी भी क्वेश्चन पूछे तो आपको नॉट यस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि नॉट यस से एग्जामिनर क्या कहता है? आपको कंफ्यूज कर देता है और आपको आता हुआ भी क्वेश्चन क्या होता है? गलत लगा के चले जाते हो, है ना। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियाइज का कौन सा सोर्स नहीं है, ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस के दौरान। फिर आपके यहाँ पे देखो बैसिलस एमिलो लिक्विडिफेरस ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है। एग्रोबैक्टीरियम ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है। लेकिन एस्केरेचिया कोलाई जो है ये इंपॉर्टेंट ऐसा बैक्टीरिया है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए। किसके लिए भैया? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है, ये ऐसा बैक्टीरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 अपना गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जैसे ही गलत हुआ तो ये ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन अपना 2 हो जाएगा, एस्केरेचिया कोलाई, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा देखो यहाँ पे जितना इंपॉर्टेंट कीवर्ड लिख रहा है ना,
सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स अपने कॉपी में हूबहू उतारते जाइए। ये रिवीजन के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट काम करने वाला होता है। जैसे कि आपको सीनियर को भी यही हम मंत्र बताए थे कि भैया जितना भी हम यहाँ पे कीवर्ड लिख रहे हैं, जितना भी टर्मिनोलॉजी बता रहे हैं, सारे सारे अपनी कॉपी में लिखते जाइए और वो मेरे बात माने और वो आज के दिन में अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में, BHU में, DU में, है ना, अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अपना एडमिशन लिए हैं और वहां से वो BSc अपना कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ फैक्ट चीज है, आपको बात माननी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि एमर्सिलिज्म इज एन एसोसिएशन बिटवीन द टू स्पीसीज वेयर। एमर्सिलिज्म, म्यूटलिज्म, कॉमर्शियलिज्म, याद करो PYQ में भी ये क्वेश्चन आए हुए थे। लास्ट जो PYQ जो लोग देखे होंगे वहां पे कॉमर्शियलिज्म, एमर्सिलिज्म पूरा टेबल ही देख लिया था, पूरा टेबल दे दिया था मैचिंग के फॉर्म में। क्या पूछ रहा है सर? एमर्सिलिज्म की बात की जा रही है। एमर्सिलिज्म में क्या होता है, एक स्पीसीज को क्या होता है, बेनिफिट होता है और दूसरे स्पीसीज को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यानी कि यहां बताओगे थर्ड ऑप्शन, वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड एंड अदर इज अनअफेक्टेड। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एमर्सिलिज्म की जब भी बात की जाए, एमर्सिलिज्म में ये ध्यान रखना कि एक स्पीसीज को बेनिफिट होता है और दूसरे स्पीसीज को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आपने जितना लोग बता रहे हो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का एमर्सिलिज्म के रिस्पेक्ट में। आगे बढ़ जाते हैं। देखो क्वेश्चन देख के आपका दिल खुश हो जा रहा होगा, भैया इतना अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लिया गया है, पूछिए मत। देखो क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, ये देखो एम्ब्रियो सैक से क्वेश्चन पूछा गया है। एम्ब्रियो सैक द सेल्स दैट डिजेनरेट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन है। मतलब क्या पूछ रहा है हिंदी में, देख लो, भ्रूण कोश में निषेचन के बाद नष्ट होने वाली कोशिकाएं हैं, है ना। कौन सी कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, ध्यान देना। क्या सिनर्जिड्स एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल नष्ट हो जाती हैं? क्या सिनर्जिड्स और एंटीपोडल जो सेल होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं? क्या फिर एंटीपोडल एंड प्राइमरी एंडोस्पोर सेल हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं? या फिर एग या एंटीपोडल डिस्ट्रॉय हो जाती हैं? इसमें से कौन सा ऐसे सेल हैं जो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं? आप लोग ध्यान से अगर देखोगे, हम आपको बताए थे यहाँ पे जो सिनर्जिड्स हैं और एंटीपोडल सेल्स हैं ये क्या हो जाते हैं सर, ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद ये क्या हो जाते हैं सर, डिजेनरेट हो जाते हैं। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखोगे। क्वेश्चन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी जितने लोग बता रहे हो, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी जितने लोग बता रहे हो, उन सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया, करेक्ट हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि द प्रोमोटर साइट्स, देखो ये बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आ गया। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है सर, द प्रोमोटर साइट्स एंड द टर्मिनेटर साइट ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन आर लोकेटेड बाय। प्रमोटर साइट और क्या पूछा रहा है सर, ट्रांसक्रिप्शन साइट पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आप हमेशा ध्यान रखना 5 to 3 ये होता है। किससे होता है सर, 5 to 3 होता है। अब अपना ऑप्शन पकड़ लो, क्या दे रहा है, 5 पे अप स्ट्रीम दे रहा है इंड और 3 पे डाउन स्ट्रीम दे रहा है। ये रिस्पेक्टिवली ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जो प्रमोटर साइट जो होता है वो 5 पे होता है और आपका जो टर्मिनेटर साइड होता है वो 3 पे यानी कि डाउन स्ट्रीम पे ये हमको देखने मिल जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सेकंड हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जितने लोग बता रहे हो उन सभी का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर ये भी आपके क्वेश्चन करेक्ट हुए तो अपने कॉपी में एक बार इसको नोट कर लीजिएगा कि सर मेरे एक और क्वेश्चन करेक्ट हो गए। अगर क्लास अच्छी लग रही है क्लास को लाइक कर दीजिए। जितने लोग क्लास में हैं सभी लोग अपने प्रेजेंट को लगा दीजिए, सर आई एम प्रेजेंट। प्रेजेंट कैसे लगाओगे सर, लाइक के माध्यम से प्रेजेंट लगाओगे और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दोगे। भैया जितने लोग बायो से बिलोंग करते हैं उन सभी को बता दो कि भैया सीयूटी की तैयारी करना है, यहाँ से आ जाओ टारगेट गुरुकुल पे। आराम से तैयारी की जाती है, PYQ सॉल्व कराई जाती है, मॉडल पेपर सॉल्व कराई जाती है और यकीन मानो एग्जाम के दिन तक आपको इतनी मॉडल पेपर मिल जाएंगे और सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से इर्द गिर्द यहीं से कहीं ना कहीं दिखने में मिलेगा। ठीक है, इतनी आप गारंटी मान के चलना। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 पे आ जाते हैं। ये देखो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है, लेकिन उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो कहाँ दिया है आपका, ये असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन। अच्छा यहाँ पे असर्शन दिया, यहाँ पे रीजन दिया और इसका एक्सप्लेनेशन ऊपर दिया। क्या दिया सर, assertion है हाइब्रिड रिजल्ट द फॉर्म द क्रॉस बिटवीन द टू जेनेटिकली अनलाइक पेरेंट। ये बात तो सही है कि जो हाइब्रिड होता है वो रिजल्ट क्या देता है भैया, 2 जेनेटिकली अनलाइक पेरेंट का रिजल्ट देता है। रीजन इसका क्या है भैया,
कि हाइब्रिड वैगरस इज द सुपीरियर ऑफ हाइब्रिड ओवर द आइदर ऑफ द पेरेंट्स, यानी कि असर्शन भी अपना करेक्ट है और रीजन भी इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। आपका असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन बहुत सर्कुलेट होते हैं एग्जाम में, है ना। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको यहां से आप ध्यान दे देना। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं कि देखो, ये देखो क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं। ठीक है, क्या दे रहा है सर, एपोटॉक्सिन। क्या पूछा जा रहा है सर, एपोटॉक्सिन क्या है, एपोटॉक्सिन क्या है, क्या ये प्रीमेटेड टॉक्सिन है, डी नेचुरल टॉक्सिन है, या फिर टॉक्सिन प्रोड्यूसर बाय प्रोटोजोआ है, या फिर इनएक्टिव टॉक्सिन है। तो आप बता रहे होगे भैया कि ये जो सर है, ये जो होता है एपोटॉक्सिन, ये आपका इनएक्टिव टॉक्सिन होता है। क्या होता है सर, इनएक्टिव टॉक्सिन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आप इसको करेक्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, हाउ मच ऑफ द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब देखो ये क्वेश्चन कहां से आया सर, इकोलॉजी इकोनॉमिक, यानी कि कुल मिला हर यूनिट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, हर यूनिट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा और एक साथ में आपको सारे यूनिट रिवाइज होते चलेंगे। क्या दे रहा है कि हाउ मच ऑफ द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इज ईटन एंड द डाइजेस्टेड बाय द हार्बिवोरस। मतलब एक कोई घास है, ये घास है, इस घास को खाने वाला कौन आया, बकरी आई। अब बकरी में ये कितना परसेंट एनर्जी ट्रांसफर हुआ, तो आप बताओगे सर इसमें 10% जो एनर्जी होता है वो क्या हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है। कितना, 10% इसमें एनर्जी क्या हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आप करेक्ट बता दोगे क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेल एसेसरी ग्लैंड। इसमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो मेल एसेसरी ग्लैंड का हिस्सा नहीं है। तो सीमाइनल वेसिकल्स हैं, एम्प्यूला नहीं है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, बल्ब्यूरो यूट्रस ग्लैंड है। तो ये चीज ध्यान रखना, एम्प्यूला जो होता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का हिस्सा है। किसका हिस्सा है भैया, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, फीमेल रिप्रोडक्टिव है ना ट्रैक है। और ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक यानी कि फैलोपियन ट्यूब का ये हिस्सा होता है एम्प्यूला, है ना। किसका हिस्सा होता है सर, एम्प्यूला, ये हिस्सा होता है फैलोपियन ट्यूब का। तो ये चीज आप ध्यान रखना, यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन 2 हो जाएगा क्योंकि हमको यहाँ पे नॉट की बात की जा रही थी। ठीक है, चलो ये भी हो गया अपना, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 12 देख लेते हैं, 12 है द स्टार्टिंग फ्रॉम द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द करेक्ट सीक्वेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार एग्जाम में कहीं ना कहीं सर्कुलेट होता है। क्या पूछा जाए सर, द स्टार्टिंग फ्रॉम द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पार्ट ऑफ द ओव्यूल। ओव्यूल का हमको पार्ट बताना है जो इनर मोस्ट स्ट्रक्चर से देखने को मिला। तो सबसे पहले क्या होगा सर, एग होगा, एम्ब्रियो सैक होगा, न्यूक्लियस होगा, इंट्यूगमेंट होगा। एम्ब्रियो सैक, न्यूक्लियस, इंट्यूगमेंट, एग, एग इंट्यूगमेंट, एम्ब्रियो सैक, न्यूक्लियस और एग, न्यूक्लियस, एम्ब्रियो सैक, इंट्यूगमेंट। तो इसमें आप ध्यान देना, एग सबसे पहले, एग इनर से बात कर रहे हैं, इनर से बात करेंगे तो सबसे पहले एग आएगा, फिर एम्ब्रियो सैक आएंगे, न्यूक्लियस आएंगे, फिर इंट्यूगमेंट आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये सीक्वेंस अपने कॉपी में इसको नोट कर लो, ये जो सीक्वेंस है अपने कॉपी में इसको नोट कर लो, ये सीक्वेंस बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं 13 पे। 13 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म। इसमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो नाइट्रोजन फिक्सिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रखता है, नहीं की बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए। ऑप्शन देखो, एनाबिना करता है, नॉस्टॉक भी करता है, एजिटोबैक्टर भी करता है, लेकिन स्यूडोमोनास जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है आपके नाइट्रोजन फिक्सिंग करने के लिए। जब ये नहीं करता है तो यही ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हमसे नहीं ही पूछा था, जब नहीं पूछा था तो ऑप्शन नंबर डी जितने लोग बता रहे हो क्वेश्चन नंबर 13 का, उन सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया, करेक्ट हो जाएगा। अगर 13 भी करेक्ट हो गया तो अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा, मेरा सर 13 क्वेश्चन करेक्ट हो चुके हैं। 14 देख लेते हैं, एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इन ए वेक्टर यूजुअली हेल्प इन द सिलेक्शन ऑफ। क्या पूछा जा रहा है, किसी वेक्टर में एंटीबायोटिक प्रतिरोधक जीन आमतौर पर किसके चयन के लिए मदद करता है। क्या इसमें कॉम्पोनेंट सेल के लिए, ट्रांसफॉर्म सेल के लिए, रिकॉम्बिनेंट सेल के लिए, या फिर नॉन ऑफ दिस के लिए, है ना, किसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है। बताइए कितने लोग, आप लोग बता सकते हो इसका करेक्ट आंसर।
ठीक है, कितने लोग यहाँ पे आप लोग करेक्ट बता सकते हो? तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म्ड सेल की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है सर? ट्रांसफॉर्म्ड सेल की बात की जाती है। आगे बढ़ लेते हैं हम लोग 15 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग शो द मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया? इसमें से कौन सा ऐसे प्लांट है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन भारत में अधिकतम अनुवांशिक विविधता दर्शाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका राइस, मेज, मैंगो, ग्राउंडनट, है ना। तो यहाँ पे मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम में हम बात कर लेंगे सर राइस। जो राइस है यहाँ पे मैक्सिमम डाइवर्सिटी देखने को मिलता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी हमको देखने को मिलता है अपने इंडिया में। आगे बढ़ जाते हैं 15 के बाद 16 है कि इन केस ऑफ कपल वेयर द मेल इज हैविंग द वेरी लो स्पर्म काउंट। क्या पूछ रहा है? कोई कपल्स हैं उनमें क्या हो रहा है सर? जो स्पर्म की मेल में स्पर्म की जो काउंटिंग है बहुत कम है ना, लो स्पर्म काउंटिंग, जिससे वो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं कर पा रहा। तो उसके लिए हम किस टेक्निक का हम यूज कर सकते हैं? क्या इंट्रा यूटेरिनरी ट्रांसफर करेंगे? नहीं। सीमल इंटरकोस्टल फेलोपियन ट्रांसफर करेंगे? ये भी नहीं होगा। क्या इंटरसाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन करेंगे? नहीं। इनमें हम क्या करेंगे? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का प्रोसेस को अपनाएंगे। क्या बनाएंगे? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे, जिससे जो फीमेल है वो क्या हो जाए? प्रेग्नेंट हो जाए। दूसरे पर्सन मेल का स्पर्म हम क्या करेंगे? उसके बॉडी में इंसर्ट कराएंगे, यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के दौरान हम इसको परफॉर्म करा सकते हैं। आगे देखते हैं असर्शन रीजन का क्वेश्चन फिर आया अपने पास, लेकिन उससे पहले देखते हैं अपना असर्शन रीजन क्या है। क्या दे रहा है? सिकल सेल एनीमिया इज एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। जो सिकल सेल एनीमिया होता है ये एग्जांपल होता है पॉइंट म्यूटेशन की, ये बात सही है अपनी। फिर दे रहा है इट इज कॉज्ड बाय द एडिशन ऑफ डिलीटरेशन ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस ऑफ डीएनए और एमआरएनए। ये बात आपकी गलत हो जाएगी, यानी कि असर्शन अपना करेक्ट हो जाएगा और रीजन इसका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन में दे सकते हो कि यहाँ पे असर्शन जो ए है वो अपना करेक्ट है, लेकिन जो रीजन है वो क्या हो जाएगा? अपना फॉल्स हो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है द केमिकल टेस्ट। किसकी बात कर रहे हैं भैया? केमिकल टेस्ट की बात कर रहे हैं। दैट इज यूज्ड टू डायग्नोसिस द टाइफाइड। जब आपको बुखार हो जाता है, टाइफाइड होता है, तो डॉक्टर बोलता है जाओ टेस्ट करा के आओ। क्या करा के आओ भैया? टेस्ट करा के आओ, है ना, ब्लड टेस्ट करा के आओ। तो उस दौरान जो आप लेबोरेटरी में जाते हो तो जो डॉक्टर होता है वो क्या करता है? विडाल टेस्ट करता है। क्या करता है भैया? विडाल टेस्ट करता है, जिससे हमको क्या पता चल जाता है कि हमको टाइफाइड हुआ है कि नहीं हुआ है ना। ये बैक्टीरिया के थ्रू होता है। सर एलिजा टेस्ट होता है, इसका बोलते हैं एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एसे, है ना। तो ये इससे क्या होता है सर? हम HIV की टेस्टिंग करते हैं। HIV की टेस्टिंग करते हैं कि पर्सन को एड्स है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? विडाल टेस्ट करोगे। सर PCR टेस्टिंग अभी हम लोग कर रहे थे कोविड में PCR टेस्टिंग की जा रही थी और ये बहुत ट्रेडिंग में भी चल रही थी। कहीं भी जाने से आपके पास PCR सर्टिफिकेट है कि नहीं है ना, तो उसके लिए हम डायग्नोसिस इसका करते हैं। तो यहाँ पे अपना विडाल टेस्ट यहाँ पे टाइफाइड के रिस्पेक्ट में करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। क्या दिया है कि स्टॉक टैंक बायोरिएक्टर्स हैविंग बीन द डिजाइन फॉर। जो स्टॉक टैंक बायोरिएक्टर्स होता है इसको किसके लिए डिजाइन किया जाता है? क्या एंश्योरिंग द एनारोबिक कंडीशन इन कल्चर वेसल्स के लिए, क्या प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट को प्यूरिफाई करने के लिए, या फिर एडिशन ऑफ प्रिजर्विंग ऑफ प्रोडक्ट के लिए, या फिर एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द प्रोसेसेस। किसके लिए हम लोग यूज करते हैं? क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 की बात की जा रही है। बताओ कि क्या हो सकता है क्वेश्चन नंबर 19? तो इसका आप लोग बहुत लोग बता रहे हो सर एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द प्रोसेसेस। एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द प्रोसेसेस इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बाद 20 दिया है इकोटोन्स इज ए। जो इकोटोन्स होता है वो क्या होता है? देखो इकोलॉजी का फिर क्वेश्चन आ गया। इकोटोन होता है ये पॉल्यूटेड एरिया होता है? नहीं। बॉटम ऑफ द लेक? नहीं। बॉटम ऑफ द लेक को क्या बोलते हैं आप लोग? कमेंट बॉक्स में बताइए। होमवर्क नंबर 1 है ना, होमवर्क नंबर 1 नोट करके कीजिएगा कि बॉटम ऑफ लेक को हम क्या कहते हैं? बॉटम ऑफ लेक को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? इकोटोन जो होता है वो जोन ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन टू कम्युनिटी, दो कम्युनिटी के बीच में जो एरिया होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? इकोटोन्स के नाम से जानते हैं। तो ये चीज आप यहां से ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 20 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 21 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट सपोर्ट द व्यू टू इलैबोरेट द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस अप्लाइड मच लेटर टू द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। यहाँ पे देर नॉट सपोर्ट, डज नॉट सपोर्ट की बात की जा रही है ना। तो देखो ऑप्शन क्या है?
लो ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म हैविंग द सिंपल बॉडी डिजाइन, क्या ये बात सही है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन द लोअर ग्रुप, क्या ये बात सही है? क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन द हायर ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अलैंगिक प्रजनन होता है, ये लोअर या फिर हायर ऑर्गेनिज्म में कॉमन होता है? या फिर हाई इंसिडेंस ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द एंजियोस्पर्म एंड द वर्टिब्रेट्स? आप लोग ये होमवर्क नंबर 2 नोट कर लो, होमवर्क नंबर 2 है ना, ये इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। क्यों? क्योंकि लास्ट क्लास में जो डेमो वाली क्लास था, उसी डेमो वाली क्लास से ये क्वेश्चन को उठाया गया है ना। तो जितने लोग डेमो वाली क्लास देखे होंगे वो लोग तुरंत इसका आंसर बता देंगे, और जो लोग डेमो वाली क्लास नहीं देखे तो सबसे पहले डेमो वाली क्लास देखिए, फिर इसका आंसर आप लोग आज इजिली वे में बता सकते हो। इसलिए इसको हम दे दिए होमवर्क नंबर 2। जब भी कमेंट बॉक्स में बताना तो होमवर्क नंबर 2 करके आगे इसका आंसर बता देना कि सर इसका ये ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला था, है ना। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन भी आपको यहाँ पे रखा गया है। 21 हो गया, 22 देख लेते हैं। अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, ZZ की बात कर रहे हैं, ZZ टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज सीन इन, क्या देखने को मिल रहा है सर? ZZ और ZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, वो किसमें दिखता है हमको? बर्ड्स में दिखते हैं। किसमें दिखते हैं सर? बर्ड्स में दिखते हैं। और XXXY ये किसमें होता है सर? ह्यूमन में होता है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखना। तो यहाँ पे बर्ड्स में आपका पीकॉक दिया है, तो आपका पीकॉक यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बर्ड्स। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 23 पे। 23 दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टॉक्सिक सब्सटेंसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मलेरियल फीवर, मलेरिया फीवर के लिए कौन सा टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है? क्या होमोक्लेविन, होमोजोन जोइन, हीमोग्लोबिन या फिर होमोरेडिन? हीमोग्लोबिन के बारे में अगर बात किया जाए तो इसको क्या बोलते हैं सर? HB के नाम से जानते हैं। ये किसमें होता है सर? रेड ब्लड सेल में पाए जाते हैं, रेड ब्लड सेल में पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं? रेड पिगमेंट होते हैं, रेड पिगमेंट होते हैं, जिससे ब्लड क्या होता है? जिससे ब्लड रेड कलर का दिखता है, जिससे ब्लड जो होता है वो रेड कलर का दिखता है। और क्या बता सकते हो? एक हीमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करता है। क्या करता है सर? इसको कैरी करता है। और जो हीमोग्लोबिन होता है इसमें जो ऑक्सीजन होता है वो आपका 90 से 92% क्या होता है? ये कैरी करता है आपका कौन? हीमोग्लोबिन यानी कि आरबीसी। तो ये चीज आप ध्यान रखना आरबीसी के रिस्पेक्ट में या फिर हीमोग्लोबिन के रिस्पेक्ट में। हमको मलेरिया फीवर की बात की जा रही है, तो यहाँ पे हीमोज्वाइन आप यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बताओगे, क्या होगा? यहाँ पे हीमोज्वाइन यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पीसीआर टेक्निक। देखो नोबेल प्राइज से एक क्वेश्चन फिक्स मानो, एक क्वेश्चन आपको मिलेंगे नोबेल प्राइज से। तो हम किससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है सर? पीसीआर में कौन टेक्निक में किसको नोबेल प्राइज मिला था? तो आप ध्यान रखना कार्ल्स मूलिस को, कैली मूलिस को। किसको मिलना था सर? कैली मूलिस को इसमें नोबेल प्राइज मिला था पीसीआर की टेक्निक में। किसमें मिला था सर? पीसीआर की टेक्निक में किसको मिला था नोबेल प्राइज? आपका कैली मूलिस को मिला था। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। 25 देख लेते हैं। इकोलॉजिकल नीच इज ए, जो इकोलॉजिकल नीच होता है वो क्या होता है ना? इकोलॉजिकल नीच क्या होता है? क्वेश्चन नंबर आपका 25 25 की बात की जा रही है। क्या? द सरफेस एरिया ऑफ द ओशियन, क्या इसे कहते हैं? है ना। क्या इधर इकोलॉजिकल एडाप्टेशन जोन को कहते हैं? क्या फिजिकल पोजीशन एंड द फंक्शनल रोल ऑफ द स्पीसीज विद इन द कम्युनिटी को कहते हैं? या फिर आप बता दो फॉर्म्ड ऑल द पार्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन ए बॉटम ऑफ द लेग्स को कहते हैं? तो हमको क्या पूछा जा रहा है सर? इकोलॉजिकल नीच की बात की जा रही है। तो ये क्या होता है? फिजिकल पोजिशन एंड द फंक्शनल रोल ऑफ द स्पीसीज विद इन द कम्युनिटी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इकोलॉजिकल नीच के नाम से जानते हैं। यानी कि 25 पर जितने लोग 3 बता रहे हो उन सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 26 पे आ जाते हैं। 26 है द मल्टीसेलुलर फिलामेंटस एल्गी। क्या दे रहा है सर? मल्टीसेलुलर फिलामेंटस एल्गी एग्जिबिट ए टाइप ऑफ द सेक्सुअल लाइफ साइकिल इन विच ऑफ द माइटोटिक डिवीजन occurs after the formation of zygote the adult filament of the alga has, है ना। एडल्ट फिलामेंट क्या हो जाए? क्या हो जाए कि एक बहुकोशिकी रेशा युक्त शैवाल एक प्रकार का यौन
जीवन चक्र प्रदर्शित करता है, जिसमें युग्मजनन के निर्माण के बाद इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। इस शैवाल का वयस्क क्या होता है, क्या वेजिटेटिव हैप्लॉइड वेजिटेटिव सेल एंड डिप्लॉइड गैमेटेंजिया होता है, या फिर डिप्लॉइड वेजिटेटिव सेल एंड डिप्लॉइड गैमेटेंजिया होता है, या फिर डिप्लॉइड वेजिटेटिव सेल एंड हैप्लॉइड गैमेटेंजिया होता है, या फिर इसका हैप्लॉइड वेजिटेटिव सेल या हैप्लॉइड गैमेटेंजिया होता है। तो ध्यान देना, इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आपको मिले देखने को तो आप तुरंत बताना इसमें सर हैप्लॉइड गैमेटेंजिया वेजिटेटिव सेल और हैप्लॉइड गैमेटेंजिया यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जितने लोग बता रहे हैं उन सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 के बाद 27 पे क्या दे रहा है सर, ए ह्यूमन फीमेल हैज टर्नर सिंड्रोम, कोई फीमेल है उसको टर्नर सिंड्रोम हो गया। तो याद करो टर्नर सिंड्रोम के बारे में आपको बताए थे, जब भी टर्नर सिंड्रोम पूछी जाए आपसे तो XO, डाउन सिंड्रोम जब भी पूछी जाए है ना, डाउन सिंड्रोम, तो यहाँ पे क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर 47 हो जाता है। यहाँ पे ट्राइसोमी क्या होता है सर, ट्राइसोमी 21 क्रोमोसोम पे होता है। ये सारे के सारे क्या है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान देना। तो टर्नर सिंड्रोम पूछा गया है तो 45 क्रोमोसोम विद द XO, अपना ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 45 क्रोमोसोम देखने को मिलता है और डाउन सिंड्रोम में 47 क्रोमोसोम देखने को मिलता है। तो यकीन मानो आपका डाउन जो सिंड्रोम है ना, जेनेटिकली सिंड्रोम है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है, यहां से भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। 28 देख लेते हैं, द कलेक्शन ऑफ द एलील्स इन द जीन ऑफ ए क्रॉप प्लांट इज कॉल्ड, क्या पूछा जा रहा है सर, द किसी फसल पौधे में सभी जीनों के सभी एलील का संग्रहण को क्या कहा जाता है। तो क्या इसको जर्म प्लाज्म कलेक्शन करते हैं, प्रोटोप्लाज्म कलेक्शन करते हैं, हर्बेरियम करते हैं, या फिर सेमीकोलन कलेक्शन करते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जर्म प्लाज्म कलेक्शन के नाम से जानते हैं। तो ये चीज भी आप यहाँ पे ध्यान देना, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो 29 और 30 देख लेते हैं। 29 दिया है, डैश इज द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार एग्जाम में कहीं ना कहीं सर्कुलेट होता है, चाहे असर्शन रीजन में चाहे डायरेक्ट फॉर्म में। तो आप बताओगे सर जो रोजी जो है ना, ये क्या है, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ है। क्या है भैया, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ जो होती है वो कौन सी थी, रोजी काउ थी। कौन सी थी, रोजी। अब आप लोग में से किसी का रोजी नाम हो तो आप लोग हो कीजिएगा। यहाँ पे रोजी काउ की बात करें, यहाँ पे रोजी काउ क्या है, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ है जो कि हाई अमाउंट में मिल्क यील्डिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखती थी, है ना। तो 30 देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द सेल इज द एम्ब्रियो सैक प्रोड्यूसेस एंडोस्पर्म आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन। क्या दे रहा है सर कि भ्रूण कोशिका में कौन सी कोशिका दोहरे निषेचन के बाद भ्रूण पोषक का उत्पादन करता है। ऑप्शन है सिनर्जिड सेल, एंटीपोडल सेल, सेंट्रल सेल या फिर एग। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो तुरंत बताना यहाँ पे सेंट्रल सेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखती है। किसकी होती है सर, सेंट्रल सेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका 30 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहा आपका टॉप 30 क्वेश्चन, है ना। ये टॉप 30 क्वेश्चन था। आई होप कि ये सारे 30 क्वेश्चन में आपको आपके जो क्वेश्चन करेक्ट हुए होंगे 20 प्लस क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए होंगे, है ना। ऐसे लिख लो, 30 में से 20 प्लस क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए होंगे और किसी लोग का 25 30 के नियर अबाउट भी होंगे। ठीक है, इतनी हम आपसे उम्मीद लगा कर रखते हैं। इसी तरह क्वेश्चन आपके डेली मिलते रहेंगे, है ना, इसके सीक्वेंस आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो इसके लिए बी अवेयर रहिएगा। सीयूटी एग्जाम तक आपको अच्छे खासे क्वेश्चन कलेक्शन मिल जाएगा क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये चीज पहले। दूसरी बात ये, आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बता दीजिए मेरे आउट ऑफ कितने क्वेश्चन करेक्ट हो गए हैं, कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा। ठीक है, दूसरी बात, होमवर्क जो 2 था, दोनों होमवर्क का आंसर दे दीजिएगा। तीसरी बात, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा। उस ग्रुप से ज्वाइन होने से ये बेनिफिट मिलेगा कि कब क्या इंपॉर्टेंट अपडेट होना है, कब क्लास शेड्यूल होना है, कब एडमिट कार्ड आ रहा है, कब फॉर्म फिल करना है, कब काउंसलिंग कराना, तमाम सारी प्रोसेस, है ना, छोटी से लेके बड़ी तक की जितनी भी प्रोसेस होगी सभी चीज आपका डिस्कस किया जाएगा आपको ग्रुप में। ठीक है, सभी चीज आपको वहां बता दिया जाएगा। और जो लोग चाहते हैं सर इसका हम डिटेल में
कोर्स लेके अपनी पढ़ाई को कर सकें, तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं, तो टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद वहां पे आपका बैच लॉन्च हो चुका है, वहां से आप इसको बैच को वहां से लीजिए अफोर्डेबल प्राइस पे। वहां पे बाइलिंगुअल के फॉर्म में आपको सारी के सारी नोट्स, पीडीएफ, डाउट सेशन, तमाम सारे फैसिलिटी आपको वहां से मिल सकते हैं। तो ये रही बात आज की अपनी क्लास की। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे रहिए, मस्त रहिए, अपने तैयारी को और मजबूत करते रहिए। धन्यवाद।